हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का सेकंड एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पे। ठीक ना। इसमें देखिए क्या कि अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसका स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए क्या कि एक भाज्य संख्या हम लोग 36 लेकर के चल रहे हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, तो ये हो सकता है कि 2 इंटू 2 इंटू, मतलब कि 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 9, और फिर क्या 3 गुना 3। देख लीजिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो ये 36 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख दिए हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए लिख दिया गया। अब आगे का स्टेटमेंट क्या है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी क्रम हो सकता है क्या कि हम लिखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आप लिख दीजिए ये क्या कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई लिख देगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि ये क्रम जो है वो इधर उधर हो सकता है अभाज्य संख्याओं का, परंतु यह जो अभाज्य गुणनखंड जो है वह क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। तो यही लिखा हुआ है क्या कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, देखिए क्रम इधर उधर कर दिया गया है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी क्रम को छोड़ दिया जाए तो यह गुणनखंड क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा। अब ऐसा नहीं कि 36 का अभाज्य गुणनखंड कोई 2 इंटू 7 इंटू 3 लिख दे, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि देख लीजिए 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, ये नहीं होगा। जब भी होगा वो यूनिक होगा अगर ऑर्डर को छोड़ दिया जाए। ठीक है। अब देखिए क्या कि इसकी सहायता से, या कहे क्या कि अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 में सम्मिलित क्वेश्चनों को अब हम लोग हल करेंगे। हो सकता है कि उसको हल करने के लिए हम लोगों को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय को यूज करना पड़े। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका हम लोग पहला नंबर लेके चल रहे हैं क्या कि 140 को लिखना है इसके अभाज्य गुणनखंडों में। हमारे पास ये मेथड है, देखिए तो 2 से अगर भागा दें तो 70, फिर 2 से भागा दें तो 35, फिर 5 से भागा दे तो 7, यानी क्या कि हम लोग लिख सकते हैं 140 को तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के रूप में। तो यह हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किसका मान, 140 का मान। आप लोग भी आगे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक हम 3 और सोल्व कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3825 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए देखिए तो क्या यह 2 से खाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। अगर जीरो या इवन नंबर होता इकाई के स्थान पे, यूनिट प्लेस पे, तो 2 से खा जाता। क्या से खाएगा, 3 से का नियम क्या है कि जिस संख्या में भी भागा देना है, अगर उस संख्या में जितने भी अंक है सभी का सम 3 से डिविजिबल अगर होता है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं कि इस संख्या में 3 अवेलेबल है, 8 है, 2 है और 5 है। सबको ऐड कर रहे हैं तो 5 और 2 7, 7 और 8
आपका हो गया 15 और 15 और 3 18। 18 क्या 3 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब क्या कि 3825 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए लिखते हैं, 3 से भागा दे रहे हैं तो 1, 3 2 जा 6, 2 7 21, 5 तिया 15। चलिए अगला, अगला क्या है देख लेते हैं फिर से। क्या कि ये 1275 3 से डिविजिबल है, तो 7 5 12, 12 2 14, 1 15। यस, 15 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या 1275 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या, तो 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये 4 टाइम्स में 3 2 जा 6 और 5 3 जा, चलिए ये 425 आया। क्या 425 3 से डिविजिबल है? तो 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 425 भी नहीं होगा। तो क्या 4 के बाद 5, 5 का नियम मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 3 के बाद क्या 4 आएगा। 4 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, कि लास्ट का 2 डिजिट, कोई भी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 25, 25 है ना, और 25 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 425 भी 4 से डिविजिबल नहीं हो। चलिए तो 5 से तो होगा ही, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो क्या हो जाएगा ये, तो 8 5 जा 40 और 5, फिर 5 से 17 पचे 85। तो क्या हो जाएगा ये आपका कि 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये देखिए, ये हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपण हम लोगों ने कर दिया। तो आप लोग भी जो है ये देखिए, हम 1 और 3 को सोल्व ही कर दिए हुए हैं, बच गया क्या 2 नंबर, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, 5005 का और 7429 का। ये आप लोग सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि सपोज कीजिए क्या कि दो संख्या है ए और बी, और ए और बी का अगर हम लोग एलसीएम निकाल लिए हैं और एचसीएफ निकाल लिए हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए क्रॉस बी बराबर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा पहले निकालते हैं कि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा मेथड निकालते हैं एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का। तो क्या दिया हुआ है आपका पहला नंबर में 26 है और क्या है 91। अगर इसका यानी इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो 26 से भाग देंगे 91 में, तो क्या हो जाएगा 26 तिया, 26 तिया कितना, तो 6 तिया 18, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी कितना 11 में से 8 जाएगा 3 और यहाँ पर 1। फिर क्या, ये जो 26 है इधर आएगा तो कितना 13 दूना 26। तो ये 13 से चूंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि एच सी एफ जो है वो कितने के बराबर होगा 13 के बराबर। चलिए निकल गया, ठीक है। ये मेथड आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बताया। चलिए अब देखते हैं क्या कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं कि 26 और 91 को लिख करके इस तरह से कर रहे हैं। देखते हैं किससे खाएगा ये। तो सबसे पहले किससे खाएगा 13 से ही अगर खिलाते हैं तो 13 दूना 26, 13 सते 91, ठीक है ना, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, और तो कुछ नहीं खा रहा है। इसका मतलब क्या कि एलसीएम बराबर जो होगा वो कितने के बराबर 13 गुना 2 गुना 7 बराबर कितना
तो 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 के 2 हाथ में 4, 14 एकम 14, 14 4 18, यानी कि एलसीएम आ गया 182, 182। तो दो संख्याओं का हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब इसके बाद जो है क्या कहा जा रहा है कि जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम लोग एक स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले दोनों संख्याओं का हम लोग गुणनफल निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, 26 गुना 91। ये देखिए तो सॉल्व कीजिए। तो 26 गुना 91, देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो 26 और 91, 6 2 9 छक 54, 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23। तो बचा क्या नीचे में, 6 6 3 2, यानी क्या 2366, 2366। ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या कि एच सी एफ और एल सी एम का गुणनफल। एच सी एफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। दोनों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ में 2, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 8 चलो तो 104, और 104 और रेस्ट में जो 2 को बचा हुआ था वो क्या हो जाएगा 106। हाथ में कितना 10, अब 13 एकम 13 और 13 10 23। तो देख लीजिए तो क्या दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल भी 2366। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, इसकी जांच करना। ये जांच भी हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है ना। ये था आपका भाग विधि के द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना। थोड़ा सा अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा थोड़ा सा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लें। ये आप लोग जरूर सीखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए पहले जितनी भी संख्याएं दी हुई है सबका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। तो देखिए पहली संख्या क्या है आपका 26, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं तो हो जाएगा क्या आपका 2 गुना 13, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 91, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, यानी कि 3 गुना 13। अब देखिए क्या कि एच सी एफ जो होता है एच सी एफ, एच सी एफ 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 एच सी एफ बराबर जो होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जो कॉमन है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन, मैक्सिमम जो कॉमन है जो सभी में है वो कहलाएगा एच सी एफ। तो देखिए तो क्या 13 जो है वो दोनों संख्याओं में है, मतलब क्या और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या 13 हो गया एच सी एफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं। तो कॉमन है आपका 13, लिख दिया गया। फिर जो बाकी बच जा रहा है उसको बारी बारी से हम लोग लिख देंगे। तो क्या बच गया हुआ है 2, और क्या बचा हुआ है 7। तो क्या हो जाएगा आपका 7 दूना 14, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 14 तिया 42, 42 के 2 हाथ में 4, और 14 एकम 14 और 14 4 18, यानी कि 182 आपका हो गया क्या एलसीएम। तो देख लीजिए ये कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। अब चलिए इसकी जांच भी कर ले हम लोग। जांच क्या करने के लिए कह रहा है कि एक सूत्र जो है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर, तो एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग जांच कर रहे हैं। तो देखिए पहली संख्या क्या 26, दूसरी संख्या क्या 91, एलसीएम कितना 13, और एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम कितना, तो एलसीएम है आपका 182 और एचसीएफ कितना 13।
अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जो अभी आया हुआ था थोड़ी देर पहले, दोनों बराबर ही आया हुआ था ना, तो बस बराबर लिख देना है और कह देना है क्या कि चूंकि एच एल एच एस बराबर क्या, आर एच एस, यानी कि जो आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था वो प्रूव्ड हो गया, सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग पहले सोल्व करेंगे कैसे, तो या तो भाग विधि से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, या अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब तो जान चुके हैं। और उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, उसको थोड़ा सा जांच भी लेना है, ठीक है ना। बाकी एक हम बना दिए हुए हैं, 2 और 3 आप बनाइएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा, कौन कौन सा नंबर है, तो 12 है, 15 है और 21 है। 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 3, देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12। फिर 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 5, और 21 का क्या होगा, 3 गुना 7। अब क्या करना है सबसे पहले, तो एच सी एफ ज्ञात करना है। क्या बोला गया है, एच सी एफ, जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन है, देखिए आपका ये वाला 3, ये 3 सब में कॉमन है, 3। और कोई कॉमन है नहीं, तो ये हो गया आपका क्या, एच सी एफ बराबर 3। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर, पहले जो सब में कॉमन है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 गो अंक है, तो पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिखाएगा, फिर जो दो दो गो में कॉमन है वो लिखाएगा। तो देखिए 2 गो में कोई कॉमन है क्या, अगर 12 और 15 लें तो कुछ कॉमन बच नहीं रहा है, 15 और 21 लें यहां भी कुछ कॉमन नहीं बच रहा है, और 12 और 21 लें तो यहां भी नहीं बच रहा है। मतलब क्या कि दो दो में करके कोई कॉमन नहीं, तीनों में 3 कॉमन था, दो दो करके कोई कॉमन नहीं। मतलब क्या, अब जो सिंगल बच गया है उसको लिख दीजिए। तो कितना कितना सिंगल बचा हुआ है, 2 गो 2 ऊपर में सिंगल बचा हुआ है, तो 2 गो 2 लिख लीजिए। फिर 1 गो 5 बचा हुआ है वो लिख लीजिए, 1 7 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 या 420। तो ये हो गया आपका एच सी एफ, कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है ना। इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम या एचसीएफ मांगा जाए तो सबसे पहले प्रत्येक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख डालिए। फिर देखिए क्या कि जितनी भी संख्याएं हैं सब में क्या कॉमन है, सब में याद रखिए, सब में अगर केवल 2 है दोनों में क्या कॉमन है, अगर 3 है तीनों में क्या कॉमन है, अगर 4 है चारों में क्या कॉमन है, तो वो सबसे पहले लिख डालिए। वो जो होगा कॉमन उसी को कहेंगे एचसीएफ। अब मान लीजिए कि कुछ कॉमन ही नहीं हो, तो कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन, और जब 1 कॉमन है मतलब क्या कि वो एचसीएफ जो होगा उस समय 1 होगा। और एलसीएम निकालने का क्या तरीका, कि जो कॉमन है पहले उसको लिख डालिए, अगर 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन है उसको लिख डालिए, या जो बच गया उसको लिख दीजिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों में जो कॉमन है पहले उसको लिखिए, फिर उसके बाद दो दो करके जो कॉमन है उसको लिखिए, और फिर अकेला में जो है उसको लिख डालिए। अगर 4 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, चारों में जो कॉमन है पहले उसको लिखिए, फिर 3 3 में जो कॉमन है उसको लिखिए, फिर 2 2 में जो कॉमन है उसको लिखिए, फिर अकेला वाला लिख डालिए। ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। और एचसीएफ वाले में तो सिंपल है कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उसमें जो कॉमन हो, सब में जो हो, ये 3 गो 2 गो ऐसे करके वाला नहीं, 4 संख्या है चारों में जो कॉमन है वो हो गया आपका क्या, एचसीएफ। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1, ठीक है। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक इसी में सोल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जैसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी का कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकाल एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। 17 को क्या लिखिएगा,
17 ही लिखिएगा, इसका फैक्टर होगा नहीं। 23 को 23 ही लिखिएगा, कोई फैक्टर नहीं। 29 को 29 ही लिखिएगा। तो HCF क्या होगा? इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब HCF बराबर क्या? 1। और LCM बराबर क्या? तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है, तो 1 गुना बाकी जो बच जा रहा है लिख डालिए। 17 गुना 23 गुना 29, ये मल्टीप्लाई करके जितना ही आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है ना? तो चलिए बाकी वाला आप लोग बनाइएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि HCF ऑफ 306, HCF ऑफ क्या? 306 एंड 657 बराबर कितना? 9। तो LCM मांगा जा रहा है, LCM मांगा जा रहा है, किसका LCM? तो इसी नंबर का 306 और 657 का LCM मांगा जा रहा है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है? A क्रॉस B बराबर HCF इंटू LCM। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या है? A 306, B 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है? 9। क्या निकालना है? LCM। इसीलिए LCM बराबर क्या? 306 गुना 657 बटा 9। बस सॉल्व कर देना है, जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या? तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा आपका 3, 9 चौके 36। अब क्या? 34 गुना 657 कर लीजिए। तो 34 गुना 57 क्या हो जाएगा? तो जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं हम लोग 34 गुना 57 का। तो 34 गुना 57, 657, सॉरी 57 नहीं, 657 बराबर क्या होगा? तो 22,338, ये आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोगों ने अभी देखा। जो छोड़ा गया है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें क्या कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से इसी चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।